चलो बेटा M6 के टेस्ट नंबर 1 में सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आपको जो विलोम शब्द दिए गए थे और बुक्स भी दी गई थी कि इस बुक्स के अंतर्गत आपको इन विलोम शब्दों को देखना है और आपने उसी के अनुरूप इनको पढ़ा होगा। तो उस जो टेस्ट में आए हुए प्रश्नों का अपन यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 था। एक तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न के अंदर किस प्रकार के शब्द या जोड़े सुमेलित किए जाते हैं, दिए जाते हैं, असुमेलित है, असंगत है, पूछा क्या जाता है। प्रश्न को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। उन प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको जो दिए गए हैं विकल्प ABCD, उन विकल्प में से कोई भी जो आपको उचित लगे, अब हो सकता है उसमें आपकी दृष्टि में वो सही है लेकिन गलत भी हो सकता है, तो उत्तर चयन करते समय आपको ध्यान रखना। जैसे इसमें एक दिया हुआ अवनी, एक दिया हुआ है अंबर, और प्रश्न ये दिया है कि निम्न में से किस क्रमांक में असंगत विलोम शब्द है। अब यहाँ असंगत का अर्थ है कि ये क्या नहीं कर रहा है, मेल नहीं खा रहा है, यानी मेल नहीं है। मेल नहीं का अर्थ यह है कि इनके सामने लिखा हुआ जो शब्द है वो उसी का विलोम है या नहीं है। उसी का अगर विलोम नहीं है वही तो आपको चयन करना है, क्योंकि आपस में उनका सही विलोम नहीं होगा, मेल नहीं खा रहा होगा। असंगत की स्थिति आपको देखनी है। पहला ही पहला इसमें लिखा है अवनी और अंबर। अब आपको देखना है अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है और अंबर किसका है, आकाश का। ये एक दूसरे के दोनों के क्या है, विलोम है। अवनी, अवनी का अपन कह सकते हैं किसका पर्यायवाची, पृथ्वी का, धरती का, धरा का, भू का। उस अर्थ में पर्यायवाची है तो वो अवनी, अवनी का विलोम अंबर, तो अंबर आकाश का पर्यायवाची है। तो इस दृष्टि से ये विकल्प ए जो दिया गया है वो सही है। दूसरा अग्र पच्छ, अग्र पच्छ, इसमें अग्र का अर्थ है सबसे आगे, अग्रिम, पच्छ का अर्थ है अंतिम, पच्छ। तो ये भी अग्र और पच्छ आपस में दोनों सही है। तीसरा है अधम और उत्तम, अधम एवं उत्तम, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। अधम कहते हैं नीच को, अधम कहते हैं नीच व्यक्ति का पर्यायवाची अधम है। उसी प्रकार उत्तम लिखा है तो उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उत्तम का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ है। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये विकल्प एक दूसरे के क्या है, सही है। इसी प्रकार से इसमें असंगति नहीं है। चौथा दिया गया अमृत, और उसी के सामने विलोम के रूप में दिया है मीठा। अब अमृत का विलोम मीठा नहीं है, अमृत का मीठा है वो एक क्या है, विशेषण है, विलोम नहीं है। अमृत मीठा है वो इसका गुण है, ये गुणवाचक विशेषण दिया है। तो अमृत का क्या होना चाहिए, विष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विष। तो यहाँ विष विकल्प में नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 101 का जो दिया गया है हिंदी का कि निम्न में से किस क्रमांक में असंगत विलोम शब्द है, तो वो विलोम शब्द होगा डी, यानी अमृत के सामने मीठा शब्द अमृत का विशेषण है, वो अमृत का क्या नहीं हो सकता, विलोम नहीं हो सकता। तो आपको नंबर 1 जो अवनी अंबर किया है वो सही है, अग्र और पच्छ भी सही है, अधम और उत्तम ये दिया ये भी सही है, और ये असंगत है। तो नंबर 1 का उत्तर हो गया डी, अमृत का विलोम शब्द विष होता है, जबकि यहाँ दिया गया है अमृत का विलोम शब्द मीठा, जो उनका क्या है, विशेषण है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में भी प्रश्न आपको पढ़ना है। प्रश्न में दिया गया निम्न में से किस क्रमांक में, वही का वही प्रश्न कि किस क्रमांक में असंगत है। असंगत का पहले आपको अर्थ देना है कि ये मेल नहीं खा रहा है, अर्थात एक विकल्प के सामने दोनों जो शब्द दिए गए हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, विलोमार्थी होने चाहिए। विलोमार्थी का अर्थ होता है एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत अर्थ प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, तभी उसे अपन क्या कह सकते हैं, विलोम शब्द। विलोम का अर्थ उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो नंबर 1 इसमें दिया आय व्यय। अब आप बताओ, आय का जैसे ही आप उच्चारण करते हो व्यय अपने आप आ जाता है। तो इसमें इन्होंने दे दिया अनाय, आय अनाय, विलोम गलत है। तो यानी आपको उत्तर नंबर, विकल्प नंबर 1 में ही इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ये प्रश्न का उत्तर है ए, आय का विलोम होता है व्यय।
क्या होता है, व्यय। जबकि यहाँ क्या दिया गया है, अन्याय दिया गया है। क्या दिया गया है, अन्याय दिया गया है। तो इसलिए ये गलत हो गया, असंगत है। ठीक है। ग्राह्य त्याज्य, ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करना, त्याज्य का अर्थ होता है छोड़ देना। तो ये एक दूसरे के विलोम है। तीसरा लिखा है खल सज्जन। खल दुष्ट का पर्यायवाची है, दुष्ट और सज्जन लिखा जाए तो भी सही था। खल का विलोम शब्द सज्जन लिखा है तो भी ये सही है। ठीक है। उग्र का है सौम्य। उग्र, जो व्यक्ति जिसका स्वभाव ऐसा होता है कि बात बात पर तमा जाता है, क्रोधित हो जाता है, उसे उग्र स्वभाव का, यानी उस व्यक्ति का ये एक विशेषण है, उग्र। तो दूसरा होता है सौम्य। सौम्य व्यक्तित्व के बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे जो बहुत सरल होते हैं, जिनका स्वभाव ऐसा होता है कि वे जिस बात को अपन पूछते हैं वो सरलता से उसका उत्तर दे पाते हैं और कभी भी क्रोधित नहीं होते। अनायास किसी प्रकार पर अपन कह सकते हैं कि तमतमाते नहीं हैं, वे कैसे होते हैं, सौम्य। तो उग्र का विलोम शब्द सौम्य सही है, खल का विलोम शब्द सज्जन सही है, ग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, त्याज्य। त्याज्य यानी त्याग देना, छोड़ देना, ग्रह यानी ग्रहण करना, खल है दुष्ट, दुष्ट का विलोम शब्द सज्जन होता है, उग्र का विलोम शब्द क्या होता है, सौम्य होता है। अर्थात इसमें आय का विलोम शब्द व्यय होना चाहिए था। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये तो अपन का जो जोड़ा बनेगा वो संगत का बनेगा, लेकिन प्रश्न में आपको पूछा गया है कि इसका क्या असंगत बनाइए। तो आय का विलोम शब्द अनाय नहीं, आय का विलोम शब्द होगा व्यय। आय का विलोम शब्द क्या होगा, व्यय होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 उत्तर नंबर 1 हो गया। इसका विकल्प ए है वो सही है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि निम्न में से किस क्रमांक में असंगत, बार बार ये असंगत शब्द आ रहा है, तो आपको देखना है कि इनके सामने लिखा हुआ जो भी जोड़ा है, जो विलोम में सदैव जोड़े में आते हैं, एक का उच्चारण करते तब दूसरा अनायास ही उच्चरित हो जाता है, तो उस स्थिति में ये असंगत का अर्थ हो गया बेमेल, जबकि अपने को चाहिए मेल। तो असंगत का अर्थ होगा कि जिसको आप चयनित करेंगे वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाना चाहिए, बेमेल होना चाहिए। पहला विकल्प दिया है यथार्थ और आदर्श, यथार्थ एवं आदर्श। दूसरा दिया है कि योगी भोगी, योगी भोगी। तीसरा है मिथ्या झूठ, मिथ्या झूठ। चौथा दिया है राजा रंग, जो प्रचलित है। अब आपको इनमें से एक का चयन करना है। तो नंबर 1 दिया यथार्थवादी आदर्शवादी। आपने दो एक प्रकार की परंपराएं पढ़ी होगी। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक, यथार्थ का अर्थ क्या होता है, वास्तविक। और आदर्श का अर्थ होता है सैद्धांतिक। अब ये इसका अपन एक उदाहरण के मार्फत अगर समझें तो कुछ चीजें आपने देखी होंगी, कहीं भी आप जैसे स्कूल में भी पढ़े होंगे, उसमें कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो वास्तविकता पर कार्य करते हैं कि धरातल पर क्या होना चाहिए वो करें, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि सिद्धांतों में, नियमों में क्या लिखा है, और वो आदर्श उस नियम के अनुसार ही एक आदर्श स्थापित करते हैं और अपन उसको आदर्श मानते हैं, वो आदर्शवादी है। यथार्थ यानी वास्तविकता, यानी वास्तव में, वास्तव में। ठीक है। प्रेमचंद की आपने कहानियों पढ़ी होगी। प्रेमचंद की कहानियां शुरुआत में यथार्थवादी थी और अंत में वो आदर्शवाद पर आ गया था। प्रेमचंद का लेखन कौशल इस प्रकार का था, शुरुआत में वो कैसे यथार्थवादी और बाद में आदर्शवादी, वास्तव में, और सैद्धांतिक और वास्तविक। ये विकल्प है, एक दूसरे का असंगत नहीं है, ये क्या है, संगत है। ठीक है। योगी भोगी, योगी भोगी विलोम है एक दूसरे के, योग भोग। योगी वो होता है जो संसार के किसी भी प्रकार की सुख सुविधा मोह माया से दूर रहता है, उसे योगी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है भोगी, भोगी का अर्थ होता है कि संसार की मोह माया सुविधाओं का भोग करना, क्या कहलाता है, भोगी कहलाता है। तो ये एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी है, विपरीतार्थक है। तीसरा मिथ्या और झूठ, इसको आपको देखना है। मैं चौथा कराऊं तब तो किस पे विचार करना है। चौथा लिखा हुआ राजा, राजा सामान्यतः अपन कह सकते हैं किसी राज्य का राजा, लेकिन यहाँ राजा का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसके पास सारी धन संपदा है, उच्च है। और रंग का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं। राजा का विलोम रंग, राजा का विलोम रंग अपने आप में सही है। अब मिथ्या और झूठ एक दूसरे के पर्यायवाची है, वो एक दूसरे के विलोमार्थी नहीं है। ठीक है। मिथ्या और झूठ एक दूसरे के क्या होगे, क्या होगे,
विलोमार्थी नहीं, ये पर्यायवाची है। झूठ भी वही बात, क्या उसने मिथ्या बात बोली, उसने मिथ्या बात बोली, उसने झूठ बोला, अंतर क्या रहा? दोनों नहीं। अब मिथ्या का अपन कह सकते हैं कि विलोम सत्य हो सकता है, वो मिथ्या है, ये बात सत्य है। यानी सही का विलोम गलत होता है, सत्य का असत्य होता है, मिथ्या का भी सत्य हो सकता है। यानी इसका सही उत्तर रहेगा सी। इसका सही उत्तर कौन सा रहेगा? सी। ये विलोमार्थी आपस में सही है, और आपको इस प्रश्न को करना है, इनका जोड़ा है वो असंगत है। कहने कर तुआ ये आपस में सही नहीं है, अपने को असंगत का पहचान करना है, असंगत है उसी का ही चयन करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से किस क्रमांक में असंगत है? यानी बार बार असंगत पूछ रहे हैं आपको, बेमेल पूछ रहे हैं, तो आपको एक ही ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो इन प्रश्नों के बीच में एक प्रश्न ऐसा आ जाए जिसमें संगत लिखा जाए कि निम्न में से कौन सा जोड़ा संगत है। हो सकता है अगले टेस्ट में इस प्रकार के प्रश्नों में आपको दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है संगत। संगत का अर्थ होगा कौन सा जोड़ा सही है, असंगत का अर्थ है कौन सा जोड़ा गलत है, यानी सही नहीं है। सात्विक तामसिक एक दूसरे के विलोमार्थी है। तीव्र मध्य, अर्वाचीन प्राचीन, और गुरु लघु। एक ध्यान देना है, इसमें ये गुरु शब्द लिखा हुआ है, गुरु में ऊ की मात्रा सदैव छोटी होती है, तो ये जो गुरु लिखा है वो त्रुटि, प्रिंटिंग की त्रुटि है, उसकी तरह ऊ की मात्रा बड़ी दी है, अपने को ध्यान रखना है ऊ की मात्रा सदैव क्या होगी? छोटी होगी। अब एक आपको बताएं कि ऊ की मात्रा छोटी और बड़ी र के साथ कैसे लगती है? केवल यह र लगा हुआ है, र के साथ केवल इतना है, तो इसके साथ किसका योग है? र हलंत धन ऊ का, यानी लघु है, लघु मात्रा है। और जैसे ही ऐसे करके इस प्रकार लिखी जाती है, उसमें र हलंत धन क्या हो जाता है? दीर्घ। ठीक है, रू। यहाँ ये गुरु है वो गलत लिखा गया। सात्विक तामसिक प्रवृत्तियां आपने पढ़ी होगी, जो व्यक्ति शाकाहारी होता है उसकी प्रवृत्तियां सात्विक मानी जाती है, और जो व्यक्ति सामान्यतः क्या होता है? मांसाहारी होता है, उसकी प्रवृत्तियां तामसिक मानी जाती है। यानी वे उस प्रकार की, अपन कह सकते हैं कि मांस खाने वाले को अपन जैसे मांसाहारी कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, उसी प्रकार मांस नहीं खाने वाले को निर्मांसित कहा जाता है। तो उस दृष्टि से देखें तो सात्विक और तामसिक दोनों एक दूसरे के विलोम है। तीव्र और मध्य, तीव्र का विलोम शब्द मंद होता है, जबकि यहाँ क्या लिखा है? मध्य लिखा है, अर्थात ये जोड़ा कौन सा है? असंगत है, और असंगत का ही अपने को चयन। तीव्र का अर्थ क्या होता है? तेज, तेज, और मंद, मंद का अर्थ धीमा। तेज धीमा अपने आप में विलोम है, तीव्र मंद अपने आप में विलोम है। तो यहाँ मध्य नहीं, क्या होना चाहिए था? मंद होना चाहिए था। मंद नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जोड़ा संगत नहीं है। कैसा है? असंगत है। असंगत का ये अपने को चयन करना है। अर्वाचीन, प्राचीन, प्राचीन यानी पुरातन, और अर्वाचीन का अर्थ है आधुनिक। विलोम शब्द आपस में सही है। उसके बाद में लिखा है गुरु। गुरु का अर्थ सामान्य, गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो एक दूसरे के ये भी क्या है? विलोमार्थी है। और अर्वाचीन, प्राचीन भी विलोमार्थी है, जबकि तीव्र का विलोम शब्द मंद होना चाहिए था। यहाँ क्या लिखा गया है? मध्य लिखा गया है। तो असंगत जोड़ा है तीव्र मध्य, तीव्र मध्य। अब निम्न में से किस क्रमांक में असंगत विलोम शब्द है? ऑप्शन वही के वही है कि आपको असंगत विलोम का क्या करना है? चयन करना है। असंगत विलोम का चयन करने के लिए आपको देखना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। शौक, हर्ष, शौक, हर्ष। एक ध्यान रखना, शोक भी दो प्रकार के युग्म शब्द पूछ जाते हैं। शौक, एक है शौक। ठीक है, इसका तो अर्थ सामान्य अपन कह सकते हैं शौक दुख होता है, और शौक का अर्थ होता है रुचि। क्या होता है? रुचि। कई बार जैसे आपको ये सब पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, रुचि क्या है, शौक क्या है, ये शौक ये होता है। ठीक है, इस शौक का अर्थ होता है दुख। हर्ष का अर्थ होता है उल्लास, खुश। तो अपन कह सकते हैं कि शौक अगर दुख का अर्थ प्रदान कर रहा है, हर्ष अगर खुशी का, खुश का अगर
अर्थ प्रदान कर रहा है तो ये विलोम आपस में सही है। अर्थ अनर्थ, नैसर्गिक कृत्रिम, ठीक है, नित्य वंद्य। अब आप देखो इसका उत्तर तो यही होगा। अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ होता है। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अनर्थ। अनर्थ में यानी अन धन अर्थ, अन धन अर्थ, जो शब्द बनेगा वो होगा अनर्थ। क्या बनेगा? अनर्थ बनेगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? अनर्थ लिखा हुआ है, इसलिए ये जोड़ा है वो संगत नहीं है। अनर्थ होता तो सही हो जाता। अब आपको कि मात्रा का भी, मात्रा का ही प्रभाव पड़ता है। मात्रा बदल जाने से उस शब्द का अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी अर्थ से अनर्थ हो जाता है। कैसे, वो आगे अपन कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ आपको अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ होना चाहिए था, जबकि दिया हुआ अनर्थ है, ये गलत है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक। और कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी। तो यहाँ सीधा है, नैसर्गिक अगर प्राकृतिक अर्थ प्रदान कर रहा है और कृत्रिम अगर बनावटी कर रहा है तो नैसर्गिक और कृत्रिम अपने आप में विलोम शब्द है। निंदे और वंदे, निंदे का अर्थ होता है किसी की निंदा करना, वंदे का अर्थ होता है उसकी वंदना करना, उसकी प्रशंसाओं का प्रशंसा करना या उनके गुणों का बखान करना। क्या कहलाता है? वंदे। निंदे का अर्थ हो गया निंदा। अब आगे आएगा आपके, वंदे का अर्थ होता है वंदना, ठीक है। और कहीं कहीं आपको निंदा की विलोम है वो स्तुति भी मिलेगा, तो वो भी सही है। स्तुति का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना, गुणों का बखान करना। और निंदे का विलोम शब्द क्या है? वंदे। निंदे का क्या है? वंदे, ठीक है। तो ये जोड़ा सही है। इस असंगत कौन सा निकला? पहले तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि संगत है कि असंगत है। अब असंगत आपने जैसे ही देखा है तो असंगत कौन सा हो गया? अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ होना चाहिए, जबकि यहाँ अर्थ का विलोम शब्द क्या दिया गया? अनर्थ दिया गया। इतना होने पर से ही प्रश्न का अर्थ है वो परिवर्तित हो गया, इसका विकल्प भी बदल गया। निम्न में से किस क्रमांक में असंगत? प्रश्न बार बार पढ़ने से आप थोड़े बोरिंग हो सकते हो, लेकिन आपको असंगत का ध्यान रखना है जो संगत नहीं है। विलोम शब्द विकल्प में दिए गए हैं, उसमें विकल्प नंबर 1 दिया गया है अनुज छोटा। तो अपन सीधा ही कहें कि अनुज का अर्थ ही छोटा भाई होता है। अनुज यानी पीछे जन्म लेने वाला, पीछे जन्म लेने वाला। अर्थात अनुज का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? आप में से कई साथी बता सकते हैं अग्रज होना चाहिए। अनुज का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? अग्रज। जबकि यहाँ अनुज का अर्थ दिया गया है, अर्थात ये जोड़ा सही नहीं है और विकल्प ये सही है। कितनी विडंबना, जोड़ा ये सही नहीं है क्योंकि प्रश्न इस प्रकार का है। प्रश्न पूछे संगत बताइए, संगत बताइए तो अलग चीज है, यहाँ आपको असंगत बताना है। असंगत में आपको अनुज यानी जोड़ा ये गलत है, लेकिन विकल्प यह सही है क्योंकि अपने को असंगत का चयन करना है। अनुज का विलोम शब्द होना चाहिए अग्रज, जबकि अग्रज इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये असंगत है। दूसरा लिखा है उत्थान पतन। उत्थान का अर्थ होता है ऊपर उठना, पतन का अर्थ होता है नीचे गिरना। तो उत्थान ऊपर उठ रहा है, उसका विलोम अगर पतन लिखा है तो ये विकल्प सही है। आदर निरादर, आदर का अनादर विलोम शब्द लिखा जाए तो भी सही है। निरादर में भी आपको पता है कि निर्धन आदर है, निर्धन आदर है। अगर इसकी जगह अनादर शब्द लिखा जाए तो भी सही है। अनधन क्या होगा? आदर। क्या बनेगा? अनादर। क्या बन जाएगा? अनादर बन जाएगा। अनादर विलोम शब्द है ये, ठीक है। आदर अनादर। अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ एक दूसरे के विलोमार्थी है, ठीक है। कहीं विज्ञ लिखा हो तो भी अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान, एक दूसरे के विलोमार्थी है। और आदर निरादर ये भी सही है, यानी विकल्प है वो एक गलत है, जोड़ा दिया गया वो गलत है, लेकिन विकल्प के रूप में ये सही है क्योंकि आपको असंगत का चयन करना है, इसलिए सही माना जाता है। प्रश्न नंबर ये 6 था अपने, ये प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किस क्रमांक में विलोम शब्द? बात वही है कि असंगत ने अपना स्थान बदला है
लेकिन आपसे प्रश्न बार बार यही किया जा रहा है कि आप असंगत का चुनाव करें। अब असंगत का चुनाव करते समय आपने नंबर 1 विकल्प लिया है आर्द्र शुष्क। ये आपने भूगोल में पढ़ा होगा। आर्द्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें क्या होती है बेटा, नमी। शुष्क कहते हैं किसको, सूखे क्षेत्र को। किस क्षेत्र को, सूखे को। नमी वाला और सूखे वाला सीधा ये एक दूसरे के विलोमार्थी है। आशा, निराशा। आशा, आशा होती है किसी से अपन कार्य की क्या करते हैं, आशा करते हैं कि मुझसे कोई ना कोई इच्छा रहती है किसी से, तो उसे आशा ही कहा जाता है। अगर वो कार्य नहीं होता है तो अपन आशा के बदले क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जिससे अपने को निराशा हाथ लगती है। तो आशा का विलोम निराशा। अथ का विलोम आदि, आरंभ का विलोम अंत। अब थोड़ा यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आरंभ लिखा है, प्रारंभ लिखा है, अंतिम लिखा है, अब आरंभ का विलोम अंत सही है, ठीक है। अथ का विलोम शब्द आती नहीं, अथ का विलोम शब्द आदि नहीं, इति होता है। अथ इति, अथ का विलोम शब्द इति होना चाहिए, जबकि अथ का विलोम शब्द क्या दिया गया है, आदि दिया गया है। यानी जोड़ा ये गलत है लेकिन विकल्प ये सही है। जोड़ा ये गलत है क्योंकि अपने असंगत का ही चयन करना है, तो असंगत में ये दिया गया है। अब लिखा जाए अंत का विलोम शब्द, तो अंत का विलोम शब्द आदि होगा, ठीक है नहीं। यहाँ आरंभ और अंत दिया है तो भी गलत नहीं है। यानी किसी भी शब्द के एक से अधिक विलोमार्थी हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तो अंत का विलोम शब्द आदि होगा। आदि का अर्थ सदैव प्रारंभ भी होता है, आरंभिक होता है, ठीक है। और अथ का विलोम शब्द मैंने आपको क्या क्या होगा, इति। अथ का विलोम शब्द क्या है, इति, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 108, निम्न में से किस क्रमांक में, फिर वही बात, किसका चयन करना है, असंगत विलोम शब्द का चयन करना है। अब असंगत विलोम शब्द का आप चयन करोगे तब आपको देखना होगा कि कौन सा विकल्प क्या है, गलत है। अब ये शब्द आ गया, पीछे अपन निंदा और स्तुति शब्द दिखा था। निंदा, स्तुति। स्तुति का अर्थ ही होता है किसी की क्या करना, प्रशंसा। क्या करना, प्रशंसा। जब कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है तब तो उससे क्या करता है, निंदा करता है उसकी, दूसरों के सामने जाकर उसके बारे में अनर्गल कुछ कहना, वो निंदा कहलाती है। स्तुति करते तो प्रशंसा। आपस में जब कोई भी व्यक्ति मित्र होते हैं तो एक दूसरे की मुंह पर तो नहीं, कोई मुंह पर भी करते हैं, मुंह पर तो नहीं करनी चाहिए, दूसरे को आगे जाकर उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्तुति है। क्या है, स्तुति। निरपेक्ष, सापेक्ष, सही है अपने आप में। निरपेक्ष, सापेक्ष। सापेक्ष जिसके माध्यम से, निरपेक्ष यानी बिना। निडर, कायर। फल, बैर। निडर का विलोम शब्द क्या हो सकता है, कायर, सही है। जिस व्यक्ति को भय नहीं लगता अपन उसे निर्भय भी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति को डर नहीं लगता उसे क्या कहते हैं, निडर। इन शब्दों का आपको ये देखना है कि ये शब्द क्या होते हैं, विलोम बनते हैं उससे पहले ये कि मूल रूप से क्या है, उपसर्ग है। जैसे इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ और नीचे वाले में किसका हुआ, नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ। बिना, रहित, भय रहित, डर रहित। और जो कायर होता है वो डरता है, अर्थात ये विलोमार्थी आपस में सही है। फल का विलोम शब्द, फल का विलोम शब्द, जैसे यहाँ दोनों शब्द लिखे गए हैं, ठीक है ना। अब बैर, बैर शब्द लिखा है, बैर एक प्रकार का फल का प्रकार है। यहां अगर लिखा जाता सफल तो इनका विलोम शब्द हो जाता असफल, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ फल दिया, यहाँ फल का एक प्रकार दे दिया, तो ये जोड़ा तो अपने आप में बिल्कुल ही क्या है, गलत है। जोड़ा गलत है, लेकिन विकल्प डी सही है क्योंकि अपने को असंगत का चयन करना है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर कौन सा, 109, मधुर, कटु। मधुर का अर्थ होता है मीठा और कड़ुआ, अगर ऐसे लिखा जाए तो भी सही है। मीठा और कड़वा आपस में विलोम है। निर्मम, मरम। तिरस्कार, सत्कार। खंडन, मंडन। अब आपको मैं बी है वो ऑप्शन कुछ दिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको उस पर विचार करना है आगे वाले का। तिरस्कार, सत्कार।
कोई भी व्यक्ति किसी के घर आता है, उसका कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता है और बदले में ऊपर से उसको अपमानित किया जाता है, तो वो तिरस्कार है। क्या है? तिरस्कार है। सत्कार, सदधनकार संधि भी है, सदधनकार, और तिरस्कार में भी संधि है, सदधनकार, सत्कार। अच्छे से उसकी क्या करना? स्वागत करना, सत्कार कहलाता है। तिरस्कार, तिरस्कार में संधि है, तिरहधनकार, तिरहधनकार, ये संधि आएंगी, अपना पढ़ेंगे। तिरस्कार, किसी को अपमानित करना, घर से बाहर निकाल देना, उसको आओ भगत अच्छे से न करना, तिरस्कार होता है। ठीक है, और जिसको अच्छे से चाकरी करना सत्कार होता है। यानी विलोम आपस में सही है। मधुर और कटु, कटु कड़वा है, कड़ुआ अपने आप में सही है। खंडन, क्या उनका मंडन, ये एक दूसरे की क्या है? विलोमार्थी। खंडन का होता है कोई किसी बयान का क्या करता है? खंडन करता है। और जब उसी बयान के समर्थन में वो किसी प्रकार की बात करता है तो खंडन का विलोम क्या हो जाता है? मंडन। अब ऊपर लिखा हुआ है निर्मम और मर्म, निर्मम मर्म। अब निर्मम, जिसे बिल्कुल भी दया न आती है, उसे निर्मम कहा जाता है। कठोर हृदय वाले व्यक्ति को अपने कहते हैं कि वो निर्मम होते हैं। कई बार आपने अखबारों वगैरह में देखा होगा कि उनकी निर्मम हत्या की, अर्थात उनको हत्या करते समय किसी प्रकार की दया नहीं आई, दया नहीं आई। ठीक है, तो निर्मम का विलोम शब्द क्या होगा? अपन कह सकते हैं सद्य का निर्दय होता है और निर्मम का दयालु हो सकता है। ठीक है ना, विलोम शब्द क्या होना चाहिए? दयालु। केवल मर्म लिखा है, मर्म नहीं होगा। निर्मम का क्या हो? दयालु। 110 में निम्न में से किस क्रमांक में असंगत विलोम शब्द है? बात असंगत वाली चल रही है। होशियार, चतुर, चिरंतन, नश्वर, जरा, शेषव, जाति, विजाति। आपने जैसे कर लिया है, दोबारा अगर गलत हुआ है तो देख लो कैसे। होशियार और चतुर दोनों ही विशेषण है, विशेषण है, ये एक दूसरे के विपरीतार्थ नहीं है। एक व्यक्ति होशियार हो सकता है, एक व्यक्ति चतुर हो सकता है। तो होशियार का अपन कह सकते हैं कि कमजोर होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, जिसे अपन कहते हैं ये होशियार है, ये ठोठ है, कमजोर कहते हैं। तो उनकी क्षमता के आधार पर जो चतुर, इसका विलोम शब्द नहीं होता। चतुर का अर्थ होता है चालाक। ठीक है, ये जोड़ा सही नहीं है। चिरंतन, नश्वर, चिरंतन का अर्थ होता है अपन कहें सदा से, सदा से चलकर, या अपन कह सकते हैं सदैव जीवित रहने वाला, सदैव जीवित रहने वाला इसमें हो सकता है। ठीक है, वो चिरंतर है। नश्वर का अर्थ होता है नाशवान, नाशवान का अर्थ होता है कि पल भर के लिए क्या हो जाए? पल भर के लिए वो, इसकी दृष्टि से लेके तो अपन के भाई नाशवान, सीधा नाशवान के तो नष्ट होने वाला, नष्ट होने वाला। और जो कभी नष्ट नहीं होता है वो चिरंतन है। ठीक है ना, आपको गलत का चयन करना है तो इसलिए ये विकल्प का या जोड़ा है वो सही माना जाएगा। उसके बाद आप देखो जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापा को। शेषव कहते हैं शिशु अवस्था, छोटा बच्चे की अवस्था होती है वो शेषव अवस्था होती है। और जरा, यहाँ वो जरा नहीं है, जरा, जरा दोनों ही अपने आप में युग्म शब्द है। जरा का तो अर्थ होता है, इसके दो अर्थ लिखे होते हैं, कहीं कि इसको दौलत की तरह बताया गया। ये जरा, बिल्कुल जरा सा, थोड़ा सा, वो जरा सा है। ये जरा का अर्थ यहाँ, इसका जरा का अर्थ है बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा। अब बुढ़ापा का विलोम शब्द क्या होगा? शेषव। शिशुकाल होगा नहीं होगा? तो सही है। जाति, जाति और बीज जाति, अपनी जाति का सजातीय होता है। ठीक है, दूसरी जाति का बीज जाति, जाति बीज जाति, जाति बीज जाति। यानी ये भी सही है, ये भी सही है। नंबर 1 है वो गलत है। निम्न से किस क्रमांक में असंगत विलोम शब्द है? बात असंगत की। तुच्छ, महान, अब ना यहाँ हलंत होना चाहिए था, त्रुटि में, लिखावट में, प्रिंटिंग में त्रुटि हुई है। महान में न हलंत हो। तुच्छ का अर्थ होता बिल्कुल नीच, निम्न व्यक्ति। ठीक है, तो निम्न व्यक्ति को तुच्छ कहा जाता है, हीन समझा जाता है।
हीन तो ये तुच्छ, और महान, महान व्यक्तित्व का धनी और तुच्छ व्यक्तित्व तो अपने आप एक दूसरे के ये क्या है, विलोमार्थी है। आस्था अनास्था, आशीष दुराशीष, उन्नत वृद्धि। आपने कौन सा विकल्प चयन किया है वो आपने अभी कर चुके हो, आप डिब्बे में डाला है, या आपके गलत हुआ है वो आप पेपर मिलाने पर देख लेना। अपने ये जो सही हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। आस्था अनास्था, आस्था अनास्था, मानते हो? अगर आ जाए आस्तिक नास्तिक, आस्तिक नास्तिक तो भी सही है। आस्था, अब किसी में आप विश्वास रखते हो, कोई देवी देवता में विश्वास रखता है, कोई अपने कर्मों में विश्वास रखता है, तो उनकी उनकी अपनी अपनी क्या होती है, आस्था होती है। देवी देवता में जो विश्वास रखता है उसे आस्था कहा जाता है, और जिसकी उस किसी में आस्था नहीं है उसे अनास्था। सही है। एक दूसरे के, एक होता है आशीष, आशीष का विलोम शब्द श्राप भी लिखा जाता है, कहीं अभिशाप भी लिखा होता है, वो भी सही है। ठीक है। आशीष दुराशीष, दुराशीष शब्द उन्होंने क्या किया, दुर्धन आशीष से, दुर का अर्थ होता है बुरा। ठीक है। आशीष, आशीष का अर्थ क्या होता है, किसी भी छोटे को बड़े के द्वारा दिया गया आशीर्वाद या अपन कहें उनकी कृपा आशीष होती है। माता पिता गुरुजन बच्चों को आशीष प्रदान करते हैं। जहीं कहाँ कुछ जगह शुभाशीष लिखा होता है, आशीर्वाद लिखा होता है, वो शब्द इसी श्रेणी में आता है, जबकि इसका विलोम शब्द दुराशीष सही है। उन्नत वृद्धि, उन्नत का विलोम शब्द, उन्नत का विलोम शब्द नत होता है। उन्नत का विलोम शब्द क्या है, नत। नर्त का अर्थ होता है नीचे, उन्नत का अर्थ होता है सामान्यतः उन्नति करना, ऊपर की ओर बढ़ेगा तभी उन्नति होगी, और नत का अर्थ होता है नीचे की ओर। अपन माता पिता के चरणों में कहते हैं, लिखते हैं नत मस्तक, नत मस्तक, उसका माथा है वो अपने आप क्या हो जाता है, नीचे की ओर झुक जाता है, झुकना। ठीक है। नत नीचे झुकना, उन्नत का अर्थ होता है ऊपर की ओर उठना। अब यहां विलोम दिया है उन वृद्धि, वृद्धि का विलोम सिर्फ घटना होता है, कम होता है। ये अपन कहें जनसंख्या वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई, इसका मतलब जनसंख्या बढ़ी है, तो इसका अर्थ भी ऊपर की ओर बढ़ना होता है, ऊपर उठना होता है। इसका अर्थ वृद्धि होता है, उठना होता है। अर्थात ये एक दूसरे के विकल्प है वो सही नहीं है, एक दूसरे के जोड़े हैं वो जोड़े नहीं है, असंगत जोड़ा है, और विकल्प डी सही है। निम्न में से किस क्रमांक में असंगत विलोम शब्द है? असंगत का चयन करना आपको, उचित अनुचित अपने आप में सही है। नेक अनेक, कदाचार सदाचार, उन्मुख विमुख, गलत है। नेक अनेक, नेक का क्या होता है, नेक का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है। नेक का अगर बद लिखा है, नेक का अगर बुरा लिखा है, इसका एक उदाहरण बताऊंगा आपको। आपने कभी एक प्रार्थना, नेकी पे चले हम बदी से टले हम, पढ़ा है? तो नेक का अर्थ क्या होता है, अच्छा। आपने वो प्रार्थना गाई भी है, तो नेक का अर्थ अच्छा है, और अपन कह सकते हैं इसका बद लिखा होता है बिल्कुल बुरा, अपन विलोम सही लिखते हैं। नेक का विलोम अनेक कभी नहीं होगा। कदाचार, कदाचार, कत धन आचार है, कत धन आचार, कत धन आचार संधि भी है। त के बाद में क्या आया है, अस्वर आया है, तो त द में बदला है, कदाचार हुआ है। कदाचार बुरा है जो आचार उसे कदाचार कहते हैं। सत है जो आचार सदाचार, जिसका आचार अच्छा हो वो सदाचार है, बुरा है वो क्या है, कदाचार है। अर्थात ये एक दूसरे के विलोमार्थी है। उन्मुख विमुख, उन्मुख यानी किसी के सामने मुख करके खड़ा होते हैं तो उन्मुख होते हैं, और उसके अपने उल्टे खड़े हो जाते हैं विमुख होते हैं। अर्थात उन्मुख और विमुख एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी है। निम्न में से कौन से क्रमांक में असंगत विलोम शब्द है? ठीक है। उदार नकद, उपकार अपकार, तेजस्वी निस्तेज, दोष निर्दोष। इसको तो आपने बहुत जल्दी पकड़ लिया होगा। जैसे नंबर 1 लेते हैं अपन, दोष निर्दोष लिखा हुआ है, तो जो अपन कह सकते हैं किसी पर दोष लगाया है या दोष लगा है, ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि वो दोषी है।
जिस पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोषी है। दोष निर्दोष एक दूसरे के विलोमार्थी है। तेजस्वी, निस्तेज, जिसके चेहरे पर यूं तेज होता है, नाम से नहीं, तेजस्वी यादव, लालू यादव वाला पुत्र, ऐसा नहीं है कि वो तेजस्वी नहीं है। अब जिसके चेहरे पर तेज होता है, सामान्यतः चमक होती है, एक प्रकार की अपन कह सकते हैं ऊर्जा और उमंग होती है, उसे देखते ही अपने को लगता है कि वास्तव में कुछ व्यक्तित्व है, वो तेजस्वी है। निस्तेज, जिसके चेहरे पर किसी प्रकार का तेज नहीं हो, यानी एक हारा हुआ, थका हुआ, निराशा से भरा हुआ व्यक्ति क्या होता है, निस्तेज होता है। तो ये एक दूसरे के विलोम है। उपकार, उपकार में साई अप विलोम करती है। उपकार का अर्थ होता है भलाई करना, अपकार का अर्थ है बुराई करना, एक दूसरे के विलोमार्थी है। उदार, और दूसरा लिखा है नकद। अगर ये विलोम शब्द लिखना था इस प्रकार का, तो आप लिखते उधार, तो विलोम शब्द क्या होता, नकद। उदार लिखा है, उदार का कठोर होता है। वो उदार अपन कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का धनी है, वो उसका विशेषण है, लेकिन उदार का विलोम कठोर होगा, नकद नहीं। यानी ये विकल्प सही है, लेकिन ये जोड़ा गलत है। प्रश्न नंबर 14 लिखा हुआ है, क्या है, इसमें भी असंगत का चयन ही है। असंगत विलोम का चयन करना है। द्वंद्व, निर्द्वंद्व। अब देखो, द्वंद्व का अर्थ होता है किसी भी झंझावतों में, विचारों में पड़ा हुआ व्यक्ति। अब मान लिया आपको कक्षा 10वीं करने के बाद किसी भी विषय का चयन करना था, ऐसे विषय का, और उनमें से भी कोई वर्ग का चयन करना था। आप ठीक ठाक विद्यार्थी हैं, आपके परसेंटेज 75 के आसपास है। उस 75% के आधार पर आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि मैं साइंस में जाऊं या आर्ट्स में, तो आपके दिमाग में एक प्रकार के विचार चल रहे होते हैं। उसमें दो राहों का चयन करना है, और आप इन दो राहों में से किसी एक राह का चयन करना चाहते हैं। उस स्थिति में आपके मन में जो भी है वो द्वंद्व है। क्या है, द्वंद्व बना हुआ है। और निर्द्वंद्व, जिसके 60%, 55% बड़े हैं, उन्हें तो पता है कि मुझे आर्ट्स लेनी है, उसके मन में किसी प्रकार के कोई आपस में टकराने वाले विचार नहीं होंगे, तो ये विलोमार्थी आपस में सही है। निर्गुण का विलोम शब्द सगुण ही होता है। सगुण का गुण सहित, निर्गुण का है गुण रहित, विलोमार्थी है। निजी, सार्वजनिक, निजी, सार्वजनिक। निजी का विलोम शब्द सार्वजनिक होता है। जैसे एक बस चलती है, किसी व्यक्ति विशेष की है तो वो उसकी निजी हो गई, अपनी है, निज की है, स्वयं की है, खुद की है। और सार्वजनिक होती है जैसे रोडवेज बस, ये कोई स्कूल सार्वजनिक है। संस्थान आप अपने गांव में देख सकते हैं कि एक अगर कोई संस्थान है, उसका मालिक एक ही व्यक्ति है, तो वो निजी संस्थान है। और दूसरे जिन पर सभी का अधिकार माना जाता है कि इसमें पढ़ने के लिए, इसमें बैठेंगे, सबका अधिकार, वो सार्वजनिक होता है। मान, सम्मान, एक दूसरे के विलोमार्थी है नहीं। मान, अपमान, मान और सम्मान तो एक जैसे हैं, यानी ये जोड़े गलत है, ये विकल्प सही है। मानव, दानव, विलोमार्थी, इसमें भी असंगत का चयन करना। नंबर 1 मानव, मानव का विलोम शब्द दानव, यानी मनुष्य का विलोम शब्द राक्षस ही होता है। अब इनका निर्धारण मानव और दानव में ऐसे किया जाता है कि उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। और नियम, विधि, विज्ञ, अज्ञ, व्यष्टि, समष्टि। अब आपको इसमें देखना है, थोड़ा सा आपने विचार करके देख दिया होगा कि विज्ञ का अर्थ होता है किसी विषय विशेष का जानकार, अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी। तो ये विलोमार्थी सही है, ये भी सही है। व्यष्टि और समष्टि, इसके बारे में बात करेंगे अपन। व्यष्टि का अर्थ होता है बहुत छोटा। अब छोटा का अर्थ होता है कि अपन बात करें एक बूंद और समुद्र की, बूंद व्यष्टि के अंतर्गत आती है, और समष्टि है वो सागर है। क्या है, सागर है, ठीक है। और ये क्या है, बूंद है। दूसरा अपन बात करें कि ये व्यष्टि एक व्यक्ति है, और समष्टि एक समाज है। समष्टि एक क्या है, समाज है। आपने एक थोड़ा पाठ पढ़ा होगा, उस पाठ में ये उल्लेख होता है। तो व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि सही है। व्यष्टि बहुत न्यून, हीन, अकेलापन को कहते हैं, एक को कहते हैं। समष्टि सामूहिक को कहते हैं। तो इसका विलोम, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है। अब कहने का तो यहाँ बूंद एक और सागर अथाह, व्यक्ति एक और समाज, व्यक्ति अकेला और समाज जुड़ा हुआ, तो इसलिए इनका आपस में क्या हो गया,
विलोम हो गया। अब मानव का आपको पता ही है भाई, मनुष्य प्रवृत्ति यानी अच्छी प्रवृत्ति वाले मनुष्य बन गए, और जिन्होंने बुरी प्रवृत्तियों की वो क्या बन गए, राक्षस बन गए। क्या बन गए, राक्षस बन गए। ठीक है। और विधि और नियम लिखा हुआ है, नियम और विधि एक ही, नियम और विधि एक ही है। विकल्प सही है लेकिन ये जोड़क गलत है। नियम का अपन कह सकते हैं नियम तोड़ने वाला, नियम का क्या हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है। नियम का उल्लंघन करने वाले को सजा भी मिलती है। तो नियम और विधि एक ही है, नियम का विलोम शब्द विधि नहीं हो सकता। अब नियम का पालन करने वाला व्यक्ति उससे बंधा हुआ होता है, और जो इसका क्या करता है, उल्लंघन करता है, उसे सजा मिलती है। निम्न में से कर्मांक में किस कर्मांक में असंगत विलोम शब्द है। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, स्थूल यानी विशाल। ठीक है, छोटा, बड़ा या अपन विशाल कह सकते हैं, ये इसका अर्थ होता है। तो ये विकल्प सही है। आकार, साकार, जिसका कोई आकार है, और उसका बाद में लिख दिया साकार आकार सहित। सौम्य, उग्र, सौम्य, उग्र। ठीक है, सौम्य उग्र एक दूसरे के विलोम है। पीछे अपने बात हुई थी। स्वतंत्र का विलोम शब्द परतंत्र है। स्वतंत्र यानी स्वयं के तंत्र के अंतर्गत रहने वाला स्वतंत्र होता है, और दूसरे पर यानी दूसरे। पर का अर्थ क्या है, स्व का अर्थ होता है अपने, अपने अधीन स्वतंत्र होगा। पर का अर्थ होता है किसके अधीन, दूसरे के। ये तो एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। आकार और साकार, आकार, निराकार। आकार का विलोम शब्द क्या होना चाहिए, निराकार होना चाहिए, जबकि आकार का विलोम शब्द साकार दिया है, निराकार हो। जिसका कोई आकार नहीं है वो निराकार है, और जिसका कोई आकार है, जैसे ये पेन आकार, इसका कोई आकार है, और जिसका कोई आकार नहीं वो क्या है, निराकार है। तो अपन कह सकते हैं ये भी निर्धन, निर्लंत है। निर्धन किससे बना है, आकार से बना है, निराकार। ठीक है, इस दूसरे के पर्यायवाची हो गए वो। सौम्य और उग्र अपने पहले बात हो चुकी है। प्रश्न नंबर 116, उसके बाद प्रश्न नंबर आता है 117। 117 में क्या है, निम्न में से किस क्रमांक में असंगत विलोम शब्द है। शाश्वत, क्षणिक, सही है। कैसे बता दूंगा। सक्रिय, निष्क्रिय, सही है। विज्ञ, सर्वज्ञ, सामान्य, विशेष, तीनों सही है, तो एक गलत है। अब अर्थ देख लो। शाश्वत, सदा से, पहले अपना बात हुई थी चिरंतन एक शब्द का था अपना, चिरंतन शाश्वत का पर्यायवाची है, तो दोनों एक ही हो गए। शाश्वत सदैव, सदैव चलने वाला, सदा से चले आने वाला। ठीक है, क्षणिक का अर्थ होता है बिल्कुल क्षण भर के लिए, यानी जिसकी अपन कह सकते हैं कि उम्र बहुत कम हो, या कोई क्षण भर में समाप्त हो जाता है, उसे क्षणिक कहा जाता है। सदैव रहने वाला, और ये क्या होगा, नष्ट, कुल समय में नष्ट हो जाने वाला क्षणिक होता है। आप कान में एक मुझे क्या, कोई भी अगर बूंद है वह कहीं गिरी हुई है, उस पर तापमान गिरता है, तो क्षण भर में वो क्या हो जाती है, वाष्प बन जाती है, तो उसका शरीर क्या हो गया, क्षणिक है। और जो विशाल समुद्र पड़ा है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं, वो शाश्वत है। सक्रिय, किसी भी कार्य में क्रियाशील रहना सक्रिय, और किसी भी कार्य में कोई भाग न लेना या क्रियाशील न रहना निष्क्रिय। तो ये विलोमार्थी आपस में सही है। विज्ञ, सर्वज्ञ, सामान्य, विशेष। अब सामान्य विशेष को आप बताइए। सामान्य का विलोम शब्द आम हो सकता है, आम लोग। और विशेष क्या हो सकता है, खास हो सकता है। आम, खास, आम, खास, यही है विलोमार्थी है। विशेष का अर्थ खास होता है, सामान्य का अर्थ आम होता है। अब सर्वज्ञ और विज्ञ एक ही। विज्ञ का अर्थ होता है विशेष रूप से, ज्ञ यानी जानना। ज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानना। अब जहां ज्ञ का अर्थ जानना है, तो विज्ञ का अर्थ क्या होगा, विशेष रूप से जानना, विशेष रूप से जानना, यानी वी और ज्ञ के योग से बना है, विशेष रूप से जानना।
और सर्वज्ञ सब कुछ जानना। सर्वज्ञ ये तो वीतज्ञ से बना है, जबकि ये बना है सर्वधन ज्ञ से, सब कुछ जानना। अर्थात विशेष रूप से जानना और सब कुछ जानना एक दूसरे के विलोमार्थी नहीं है। विज्ञ का अज्ञ लिखा जाता, विज्ञ का लिखा जाता अज्ञ, तो विलोम सही होता। अर्थात ये जोड़ा गलत है और विकल्प सी सही है। 118 निम्न में से कौन से क्रम में असंगत विलोम शब्द है? चेतन, जड़, राइट है, अपने को इस तरफ राइट कर देना है। गरिमा, लगिमा सही है। दीर्घायु, चिरायु, उन्मूलन, रोपण ये सही है। अब देखो, चेतन का अर्थ होता है जागृत, जड़ का अर्थ होता है मूड, मूर्ख, बिल्कुल सोया हुआ, वो जड़ होता है, पत्थर जड़ होता है और मनुष्य चेतन है। तो अपन कह सकते हैं कि गरिमा, गरिमा का अर्थ होता है गुरु धनीमा है, और दूसरा अपन ले छोटे के अर्थ में तो भी हो जाएगा। दूसरा लकीमा, सॉरी, गरिमा का अर्थ बड़े के अर्थ में होगा। जैसे ये प्रत्यय बना हुआ है ईमा प्रत्यय से, गुरु धन ईमा, गुरु धमा ईमा से, गुरु धन ईमा क्या बन गया? गरिमा। तो ये बड़े के अर्थ में हुआ लकीमा, लकीमा में भी लघु धन ईमा प्रत्यय क्या बन गया? लकीमा। ये छोटे के अर्थ में, ये बड़े के अर्थ में, एक दूसरे के विलोमार्थी है। दीर्घायु, जिसकी आयु क्या हो, अपन कहें किसी का जन्म दिया जाता है कि आप दीर्घायु हो, आप चिरायु हो, ठीक है, आप फलो फूलो, उतना हो दुदे लो, जो भी बोला जाता है उसके आधार पर अपन कह सकते हैं दीर्घायु, चिरायु एक दूसरे के विलोमार्थी नहीं है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। चिर का अर्थ होता है बहुत लंबा चलने वाला, दीर्घ का अर्थ होता है अधिक आयु वाला, लंबी आयु वाला, अधिक आयु वाला, लंबी आयु वाला। तो दोनों के एक दूसरे के विलोमार्थी थोड़ी हुए। दीर्घायु को विलोम शब्द देखा जाए अल्पायु, क्या लिखा जाए? अल्पायु, तो सही है। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? अल्पायु होना चाहिए। चिरायु, उन्मूलन, उन्मूलन करते हैं उखाड़ देना। अब जैसे अपन पेड़ लगाते हैं तो पेड़ों का क्या करते हैं? रोपण करते हैं, और पेड़ को उखाड़ते हैं तो उसका क्या हो जाता है? उन्मूलन। किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त करना क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। तो ये एक दूसरे के विलोमार्थी है, सी है वो सही है। इनमें से अशुद्ध विलोम शब्द है। अशुद्ध विलोम शब्द का चल, अचल, चल का अर्थ होता है अपन कह सकते हैं चलायमान या चलते रहना। अचल का अर्थ होता है एक जगह ठहर जाना। पर्वत का पर्यायवाची अचल इसलिए है कि पर्वत कभी गति नहीं करता, ये गतिमान का, और ये स्थायित्व का, और चल है वो गति का प्रतीक है। चल किसका प्रतीक है? गति का। और अचल किसका है? स्थायी का। अब आप बताओ, एक दूसरे के विलोमार्थी है? विलोमार्थी है बिल्कुल। आवृत, अनावृत, आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, आवृत का अर्थ है ढका हुआ, और अनावृत का अर्थ है न ढका हुआ। तो अर्थात ये भी सही है और ये भी सही है। अर्थ, अनार्थ, एक, अनेक, एक का विलोम शब्द क्या होता है? अनेक, सही है। एक का तो नहीं क्या होता है, और ये अर्थ का फिर आ गया अनार्थ, गलत है। निम्न में से कौन से युग में विलोम शब्द अशुद्ध है? ठीक है, ग्राह्य, ग्राह्य यानी ग्रहण करना, अग्राह्य, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, यश, कीर्ति, आशा, दुराशा। बता दो आप। ग्राह्य का विलोम शब्द होता है ग्रहण करना, अग्राह्य का अर्थ ग्रहण नहीं करना। पहले पीछे अपन ने इसका विलोम शब्द देखा था, क्या आया था? अग्राह्य। क्या आया था? अग्राह्य। और यश का विलोम शब्द कीर्ति, सही है। आशा, आशा, दुराशा, आशा, दुराशा, ग्राह्य का अग्राह्य सही है। अभिज्ञ, बिल्कुल भी कुछ नहीं जानना, अनभिज्ञ, सॉरी, अभिज्ञ जानना, अनभिज्ञ न जानना, सही है। आशा, दुराशा। अब यहाँ थोड़ा विशेषण लग गया। आशा का विलोम शब्द क्या होता? निराशा। आशा का विलोम शब्द क्या होता? निराशा। यहाँ आशा, ये बुरी आशा, आशा, बुरी आशा, विलोम हो सकता है दूसरे का। आशा, दुराशा, आशा, दुराशा, ये सही है। आपस में जोड़ा गलत है। 121 इनमें से कौन से युग में अशुद्ध विलोम शब्द है? क्रय का विलोम शब्द विक्रय होता है। क्रय का अर्थ खरीदना, विक्रय का अर्थ होता है बेचना। मान, अपमान, मान समान आया था पीछे, उसको अपने गलत किया था, ये सही है। दशा, दुर्दशा, पुत्र, अपुत्र, पुत्र, अपुत्र, दशा, दुर्दशा, पुत्र का
विलोम क्या होता है? पुत्री। अपुत्र तो होगा नहीं। दशा, दुर्दशा। दशा का विलोम शब्द क्या है? जैसे क्रय विक्रय दिया हुआ है, अपने आप में सही है। दशा, दुर्दशा, पुत्र, अपुत्र। सामान्य दृष्टि से पुत्र का अपुत्र, लिंग की दृष्टि से पुत्री लिखा जा सकता है। दशा, दुर्दशा, बुरी दशा। दशा, दुर्दशा। कैसी दशा? बुरी दशा। पुत्र का क्या हो गया? अपुत्र। पुत्र का विलोम शब्द पुत्री लिखा जा सकता है। आपने कई बार जैसे देखा होगा, सुत का विलोम शब्द क्या लिखा जाता है? सुत्ता। विलोम शब्द क्या होता है? सुत्ता। इसी प्रकार अपने को पुत्र लिखा है, तो विलोम शब्द अपन क्या लिख सकते हैं? पुत्री। क्या लिख सकते हैं? पुत्री। ठीक है। दशा को दुर्दशा, एक तो होती है अच्छी दशा, दशा, दुर्दशा। ठीक है। और पुत्र का अपुत्र, विकल्प सही है और जोड़ा गलत है। इनमें से तृष्णा, वितृष्णा। तृष्णा, वितृष्णा। तृष्णा का वितृष्णा अपने आप में सही है। गुण का अगुण लिखा है, लोक का परलोक लिखा है, क्रिया का प्रतिक्रिया। इन्हें से ये अवगुण होना चाहिए। अशुद्ध इसलिए कहा इसने। अब दो तीन आपने देखे होंगे, जैसे इसमें अशुद्ध का पूछा है। अशुद्ध का पूछा है, ये आपको अशुद्ध वाले ध्यान रख कर, विक्रय, मान, अपान, दशा, दुर्दशा। ठीक है। और क्या लिखा? पुत्र, अपुत्र। और इसमें अपने को अशुद्ध का पूछा है, ध्यान रखना है। अशुद्ध में तृष्णा का वितृष्णा। तृष्णा होती है कोई भी किसी प्रकार की इच्छा, चाह, जैसे मृग की तृष्णा। और वितृष्णा जिसमें कोई इच्छा शेष न हो, निष्प्रय कह सकते हैं। गुण का अवगुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनगुण। लोक, परलोक, इस लोक का दूसरे लोक का, अपने आप में सही है। क्रिया की क्या होती है? सदैव प्रतिक्रिया होती है। यानी कौन सा सही है? वह सही है। इनमें से कौन से क्रमांक में अशुद्ध विलोम शब्द है? फिर देखना है। विशुद्ध, अशुद्ध विलोम शब्द। जय, पराजय। सही है। सजीव, निर्जीव। सल, निच्छल। आमिष, सामिष नहीं होता है, आमिष का निरामिष होता है। जय, विजय। सजीव का निर्जीव होता है। सल का निश्चल होता है। सल का तो होता है धोखा या कपट मन में रखना। जिस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का कोई धोखा या कपट नहीं है, वो क्या है? निश्चल व्यक्ति है। यानी सल रहित। सल रहित, जिसमें सल नहीं है, या अपन कह सकते हैं सलहीन, स्वच्छ व्यक्तित्व का धनी। और आमिष कहते हैं मांसाहारी को। किसको? मांसाहारी को। सामिष कहते हैं मांसाहारी। समिष किसे कहते हैं? मांसाहारी को ही कहते हैं, क्योंकि मांस सहित है। तो विलोम शब्द सही क्या होना चाहिए? निरामिष। क्या होना चाहिए? निरामिष। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 124, अवर, परवर। अवर का होता है कर्ष, उत्कर्ष। ठीक है। सुबोध, दुर्बोध, सार्थक, निरर्थक। अवर का विलोम शब्द परवर होता है। उत्कर्ष, अपकर्ष। कर्ष नहीं, अपकर्ष। ये जोड़ा क्या है? गलत है। अब देखो, अवर और प्रवर, ऊपर और नीचे के अंतर में आता है। प्रवर, अवर। नीचे के दर्जे का अवर, प्रवर। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष है। उत्कर्ष ने ऊपर की ओर, और अपकर्ष नीचे की ओर। नीचा, उच्च, इस प्रकार। सुबोध, अच्छे से समझ में आने वाला। दुर्बोध, कठिन तरीके से समझ में आने वाला। सार्थक, जिसका अर्थ सही हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, निरर्थक है। यानी इसमें कौन सा सुविशेषण भाई लगा है? उपसर्ग। बोध का अर्थ होता है ज्ञान, जो अच्छे से ज्ञान, अच्छा ज्ञान। सुबोध, निर्बोध, सॉरी दुर्बोध। दुर का अर्थ होता है कठिन। सु का अर्थ होता है अच्छे से, सामान्य से, सही से समझ में आ जाए। निम्न में से कौन से क्रमांक में फिर बात आई है? किसका? अशुद्ध का। कौन सा? अशुद्ध। अवनी कहते हैं धरती को, अंबर कहते हैं वापस। ये अपना अंतिम सवाल है। अवनी, अंबर,
समान, मान, उन्नति, अवनति, सपूत, कपूत। कौन सा अशुद्ध है? अवनी अंबर सही है, उन्नति, अवनति, ठीक है, सपूत, कपूत गलत। कौन सा हुआ? समान का मान गलत हुआ, समान का मान गलत हुआ, ठीक है। अवनी कहते हैं धरती को, अपन ने कहा धरती का, पृथ्वी का, पर्यायवाची है, अंबर आकाश का, एक दूसरे के विलोम आती है। समान का विलोम शब्द अपमान हो सकता है, मान नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। उन्नति का अवनति है, उन्नति करते ऊपर की ओर बढ़ना, अवनति करते नीचे की ओर। और सपूत जो अच्छा है पूत, कपूत जो बुरा है जो पूत। इस दृष्टि से अपन कह सकते हैं ये विशेषण लिखते हैं स है, सॉरी उपसर्ग लिखते हैं ना, स, सु, ये सदैव अच्छे के अर्थ में आते हैं, ध्यान रखना। इनका अर्थ क्या होगा? अच्छा। और जहां लिखा हो क, का, कु, इस प्रकार के उपसर्ग हो, ये क्या है? उपसर्ग है। इन उपसर्गों का शब्दों के साथ जैसे से प्रयोग होगा तो इनका सामान्य अर्थ किस में बदल जाता है? बुरे में। आप कह सकते हैं कपूत, बुरा है जो पूत, ठीक है। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, बुरा है जो पुरुष। कु का कुपुत्र, ठीक है ना, कुपुत्र लिख सकते हैं, तो भी उसमें क्या होगा? बुरा है जो पूत, बुरा है जो पूत, ठीक है, हो गया। आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, जो शब्द लिखे हुए हैं उस आधार पर ही आपको प्रश्नों का उत्तर दे देना है, बाकी ऐसी इसमें कोई समस्या नहीं है। जब भी आप इन विलोमार्थी या अपन के विलोम शब्द को पढ़ते हो तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि जो शब्द लिखा गया है उसका अर्थ क्या है। जब अर्थ आप समझ जाओगे तो सामने वाले शब्द को, जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिसमें उपसर्ग लगा हुआ होगा, जैसे आदर में अन उपसर्ग लगा दें, शब्द क्या बन जाता है? अनादर। कौन सा बन जाता है? अनादर बन जाता है, ठीक है, ओके। ग्राह्य अग्राह्य ये दो जगह आया है, उसका आपको ध्यान रखना है। दशा, दुर्दशा, एक प्रकार का, इस प्रकार के अपने एक और शब्द आया था पुत्र, अपुत्र। पुत्र का क्या हो सकता है? कुपुत्र, सपुत्र हो सकता है। इस स्थिति में आपको देख लेना है। तो अपनी आज की क्लास जो सॉल्यूशन था वो अपन ने इस जगह कर लिया है। तो कोई भी समस्या हो तो आप बता देना, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।